स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को पढ़ेंगे। अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। आपको मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक प्रैक्टिस सेट नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपने थ्योरी क्लास और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज नहीं देखी है तो चैनल के माध्यम से जरूर देखें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी जिस पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन डाल दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। तो समय व्यर्थ न करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सी योजना सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना रोकथाम योग्य नवजात हेतु शून्य मृत्यु दर प्राप्ति के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है। ऑप्शन दिए गए हैं वन्य, दीक्षा, सुमन या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना रोकथाम योग्य नवजात हेतु जो शून्य मृत्यु दर प्राप्ति के लिए केंद्र सरकार की एक पहल है, उस योजना का नाम है सुमन योजना। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नवीन स्वास्थ्य नीति के अनुसार मातृ मृत्यु दर को 173 से 100 तक लाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 2024, 2026, 2025 या 2027। तो याद रखिए, जो नवीन स्वास्थ्य नीति के अनुसार मातृ मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि 173 से 100 तक लाने का रखा गया है, वह 2024 तक रखा गया है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2024। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से वह स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण जो भूकंप, बाढ़ एवं महामारी में सेवाएं प्रदान करता है, तो वह कौन सा है। ऑप्शन है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, हिंद कुष्ठ निवारण संघ, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग या उपर्युक्त सभी। तो याद रखिए, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो कि भूकंप, बाढ़ और महामारी में सेवाएं प्रदान करता है, यह एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभिकरण है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण मनुष्य को कौन सा रोग होता है। ऑप्शन दिए गए हैं हेपेटाइटिस, हैजा, तपेदिक या पोलियो। तो याद रखिएगा, हैजा नामक रोग जो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेरिस नामक रोग जल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन दिए गए हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, आर्सेनिक या लोहा। फ्लोरोसिस नामक रोग जो जल में उपस्थिति जिसके कारण होता है, वह है फ्लोरीन के कारण। तो फ्लोरीन की उपस्थिति के कारण होता है फ्लोरोसिस नामक रोग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वह विधि जिसमें स्तनपान की कमी को पूर्ण करने के लिए तुरंत बाद ही शिशु को अतिरिक्त दूध दिया जाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन है संपूरक पोषण, पूरक पोषण, पोषण या उपर्युक्त सभी। तो याद रखिए, स्तनपान की कमी को पूर्ण करने के लिए तुरंत बाद ही शिशु को अतिरिक्त दूध दिया जाता है, वह संपूरक पोषण कहलाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किशोरी बालिका दिवस प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है प्रत्येक मंगलवार, प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार, प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार, प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार, प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार। तो याद रखिए, किशोरी बालिका दिवस प्रत्येक आंगनबाड़ी में प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, धात्री मां योजना का संबंध किससे है। ऑप्शन दिए गए हैं अनाथ बालकों की सुविधा से, घरेलू हिंसा से, कामकाजी महिला से, अनौपचारिक शिक्षा से। धात्री मां योजना का संबंध अनाथ बालकों की सुविधा से है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग भी साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, इससे आप लोगों को स्वयं एनालिसिस करने का मौका मिलेगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन बी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है थायमिन, फॉलिक अम्ल, साइनोकोबालामिन, बायोटीन। यहाँ पर है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 का जो रासायनिक नाम है वह क्या है? आई होप आप लोगों ने इस प्रश्न का आंसर दे दिया होगा। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है या विटामिन बी 12 को कहा जाता है साइनोकोबालामिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, क्रिप्टोजेनेथिन, पेंटाजेनेथिन अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है वह है क्रिप्टोजेनेथिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ याद रखिए, शरीर में पहुंचकर जो विटामिन ए में बदल जाता है वह है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन है जो कैरोटेनॉइड नामक प्रोविटामिन ए का एक रूप होता है। इसमें क्या होता है, जिसके स्रोत क्या होते हैं? ज्यादातर फल होते हैं, सब्जियां होती हैं। तो विटामिन ए बीटा कैरोटीन में बदल जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा क्रिप्टोजेनेथिन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व से उन्मूलित घोषित किया है? ऑप्शन है पोलियो, ह्यूमन मंकी पॉक्स, पॉक्स वायरस या चेचक। तो याद रखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व से उन्मूलित जिस बीमारी को घोषित किया है वह है चेचक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, चेचक। अगला प्रश्न है, फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी है या कितनी होती है? ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। तो याद रखिए, फैलोपियन ट्यूब की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योनि में पाए जाने वाले ऊतक का नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं सिलियंटेड, कॉलमर, एपिथेलियम या स्त्रीकृत कैम एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम या नॉन कैरेटिन जड़ ऊतक। तो याद रखिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीकृत स्क्वायर एपिथेलियम। अगला प्रश्न है, समेकित बाल विकास कार्यक्रम के लाभार्थी कौन है? ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष के बच्चे, 11 से 18 वर्ष की किशोरियां, 15 से 45 वर्ष की महिलाएं या ये सभी। तो याद रखिएगा, समेकित बाल विकास कार्यक्रम के लाभार्थी में 3 से 6 वर्ष के बच्चे, 11 से 18 वर्ष की किशोरियां, 15 से 45 वर्ष की महिलाएं, ये सभी शामिल होंगे। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं में योनि का पीएच कितना होता है? ऑप्शन है 3.8 से 4.5, 4.5 से 6.5, 7 से 7.45 या 1.5 से 3.2। याद रखिए, गर्भवती महिला में योनि का जो पीएच है, पीएच मान है वह होता है 3.8 से 4.5। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, युग्मनज प्रत्यारोपण में क्या होता है? ऑप्शन है, या युग्मनज प्रत्यारोपण के बाद युग्मनज प्रत्यारोपण कहाँ होता है? तो ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय के शरीर का ऊपरी भाग, गर्भाशय का निचला भाग। तो जो युग्मनज प्रत्यारोपण है वह गर्भाशय ग्रीवा होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गर्भाशय का सामान्य वजन कितना होता है? ऑप्शन है 50 ग्राम, 60 ग्राम, 80 ग्राम या 500 ग्राम। तो याद रखिए, गर्भाशय का जो सामान्य वजन है वह 60 से 100 ग्राम के बीच होता है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 ग्राम। अगला प्रश्न दिया गया है, बालिका स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है परिवार में बेटियों के सर्वांगीण विकास एवं अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए माता पिता के साथ साथ राज्य सरकार की भागीदारी का प्रयास, प्रदेश में बाल विवाह की प्रथा को रोकने के लिए माता पिता को प्रेरित करने की भावना, निरंतर गिरते जा रहे लिंगानुपात को रोकना या ये सभी। तो याद रखिए, बालिका स्वास्थ्य योजना का जो मुख्य उद्देश्य है
वह यह सभी हैं जिसमें परिवार में बेटियों के सर्वांगीण विकास, साथ ही प्रदेश में बाल विवाह प्रथा को रोकना और माता पिता को प्रेरित करना, निरंतर गिरते जा रहे लिंगानुपात को रोकना, तो ये सभी बालिका स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है या होने वाला रोग कौन सा है विटामिन बी12 की कमी से? ऑप्शन दिए गए हैं स्कर्बी, एप्लास्टिक एनीमिया, परनीसियस एनीमिया या सिकल सेल एनीमिया। तो याद रखिएगा, विटामिन बी12 की कमी से जो होने वाला रोग है वह परनीसियस एनीमिया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ याद रखिए, जो सिकल सेल एनीमिया है वह आनुवांशिक रोग है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के। तो याद रखिएगा, रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि P अनुपात 18 समानुपात P अनुपात 3 हो तो P का मान क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं 60, 30, 50 या 25। साथ में आप लोग भी इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो दिया गया है P अनुपात 18, समानुपात दिया गया है 5 अनुपात 3। तो P का मान निकालना है, तो लिखेंगे P/18 बराबर 5/3। तो यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3P बराबर 18 इंटू हो जाएगा 5। 3 नीचे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा P बराबर 18 इंटू 5/3। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 6 बार और 6 का 5 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 30। तो इस प्रकार जो P की वैल्यू आएगी वह आएगी 30। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 30। अगला प्रश्न है, राम और श्याम के बीच धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को, यहाँ पर कर लीजिए, 247 प्राप्त हुए तो राम की कितनी आयु होगी? तो राम और श्याम दो लोगों में विभाजित करना है धनराशि को, तो राम का जो अनुपात है वह 8 है और श्याम का अनुपात है 19। तो इन्होंने श्याम के लिए, श्याम को प्राप्त हुई धनराशि दी है कितनी? 247। 247 धनराशि प्राप्त होती है। तो अगर हम देखेंगे कि इसमें क्या कनेक्शन है, तो 19 में अगर हम 13 का इंटू करेंगे तो 247 आएगा। तो इसी प्रकार अगर हम 8 में भी 13 का इंटू कर देंगे तो राम को मिली हुई धनराशि प्राप्त हो जाएगी। तो अगर हम इसमें कर देंगे 13 का इंटू तो ये हो जाएगा 401, तो ये हो जाएगा 104। तो 104 राम को प्राप्त हुई धनराशि होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 104 रुपए। अगला प्रश्न है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा कितनी तेजी से जाता है, इसके माप के लिए इस्तेमाल पद क्या है? ऑप्शन है डाटा पर यूनिट, बाइट्स पर सेकेंड, बाइट्स पर हार, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक जगह से दूसरी जगह डेटा ले जाने के लिए, तेजी से जाने के लिए, इसकी माप के लिए जो इस्तेमाल पद किया जाता है वह बाइट्स पर सेकेंड है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद इंटरनेट से लिंक का संग्रहण करने के लिए एक परस्पर नेटवर्क बनाने से संबंधित है? ऑप्शन है www, वेब, वर्ल्ड वाइड वेब या उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न में कहा गया इंटरनेट से लिंक का संग्रहण करने के लिए एक परस्पर नेटवर्क बनाने से संबंधित है, तो वह है www, जिसका फुल फॉर्म ही होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और यह है वेब। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद इंटरनेट पर व्यापारिक वस्तुओं की प्रक्रिया के लिए है? ऑप्शन दिए गए हैं ई सेलिंग एंड बाइंग, ई ट्रेंडिंग, ई फाइनेंस, ई सेल्समैनशिप या ई कॉमर्स। तो प्रश्न में कहा गया है कि इंटरनेट पर व्यापारिक वस्तुओं की प्रक्रिया के लिए है, तो वह है ई कॉमर्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में
फॉन्ट साइज टूल तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। एमएस वर्ड में आप फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में फॉन्ट साइज टूल तक पहुंचने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का यूज करेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर किस एक आइकन है, कोई एक आइकन है जो यूजर को एक प्रोग्राम फाइल तक तुरंत पहुंचाता है, या कौन सा आइकन है? तो ऑप्शन दिए गए हैं कर्नल, बफर, शॉर्टकट या स्पूलर। प्रश्न में कहा गया है डेस्कटॉप पर एक आइकन है जो यूजर को एक प्रोग्राम फाइल तक तुरंत पहुंचाता है। तो यह एक जल्दी पहुंचाने के लिए या तुरंत पहुंचाने के लिए जो डेस्कटॉप पर क्या होते हैं, शॉर्टकट होते हैं, शॉर्टकट एक आइकन होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्प मेन्यू किस बटन पर उपलब्ध होता है? ऑप्शन है एंड, टर्न ऑफ, रिबूट या स्टार्ट। तो हेल्प मेन्यू स्टार्ट बटन पर उपलब्ध होता है। याद रखिएगा, स्टार्ट बटन पर ही हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज डेस्कटॉप में विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट किसके द्वारा दर्शाए जाते हैं? ऑप्शन है चिन्ह, लेबल, ग्राफ या आइकॉन। विंडोज डेस्कटॉप में विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स दर्शाए जाते हैं आइकन के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को पुनः शुरू करने के लिए निम्नलिखित की उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन है डेल प्लस कंट्रोल, डिलीट प्लस कंट्रोल, बैक स्पेस प्लस कंट्रोल, एस्केप प्लस कंट्रोल, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। तो कंप्यूटर को पुनः शुरू करने के लिए जिस की का यूज किया जाता है वह है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान युग में प्रबंधन क्या है? ऑप्शन है अनिवार्य, आवश्यक, अनावश्यक या स्वैच्छिक। तो वर्तमान युग में प्रबंधन अनिवार्य है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन विकास क्या है? ऑप्शन है लोगों का, संस्था का, व्यवसाय का या उद्योग का। तो याद रखिएगा, प्रबंधन विकास लोगों का है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हेनरी फियोल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1841, 1941, 1857 या 1947। याद रखिएगा, हेनरी फियोल का जन्म है वह 1841 में हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हेनरी फियोल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अमेरिका में, फ्रांस में, जापान में या इंग्लैंड में। याद रखिएगा, हेनरी फियोल का जन्म फ्रांस में हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है जर्मनी, जापान, कनाडा या अमेरिका। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म अमेरिका में हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फियोल ने प्रबंधन के कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है 8, 12, 10 या 14। तो याद रखिएगा, हेनरी फियोल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, केंद्रीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, हेनरी फियोल ने, जॉर्ज आर. टेरी ने या कोई नहीं। तो याद रखिएगा, केंद्रीकरण के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह हेनरी फियोल ने किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मध्यम स्तरीय प्रबंधन के अंतर्गत क्या आते हैं? ऑप्शन है क्षेत्रीय प्रबंधन, विभागीय अधीक्षक, लेखा अधिकारी या उपर्युक्त सभी। तो याद रखिएगा, मध्यम स्तरीय प्रबंधन के अंतर्गत क्षेत्रीय प्रबंधन, विभागीय अधीक्षक, लेखा अधिकारी यह सभी आते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न दिया गया है,
निम्न स्तरीय प्रबंधन के अंतर्गत कौन आते हैं? ऑप्शन है फोरमैन, पर्यवेक्षक, उपर्युक्त दोनों या कोई नहीं। तो निम्न स्तरीय जो प्रबंधन है वह प्रबंधनों से है जो विभाग के कर्मचारियों की देखरेख और समन्वय और सीधे कार्यों को सौंपते हैं, निम्न स्तरीय प्रबंधन कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो प्रबंधनों के अंतर्गत निम्न स्तरीय प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं वह परिवेक्षक, परिचालक स्तर इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये फोरमैन और पर्यवेक्षक दोनों ही हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रबंधन के संबंध में कार्यों में POSDCORB का वर्णन किसने किया था? तो POSDCORB जिसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, प्लानिंग, P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, S से शिफ्टिंग, D से डायरेक्टिंग, C से कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग होता है। इसे कहा जाता है योजना, आयोजन, स्टाफिंग, निर्देशिंग, समन्वय, रिपोर्टिंग और बजट के लिए एक संक्षिप्त नाम है जिसको कहा जाता है POSDCORB। यह क्या है? एक प्रबंधन सिद्धांत है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? संगठनों और टीमों को प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए किया जाता है POSDCORB का, जिसका वर्णन किसने किया था? प्रश्न में पूछा गया है। तो जिसका वर्णन लूथर गुलिक ने किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लूथर गुलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन का सार क्या है? ऑप्शन है संगठन, स्टाफिंग, समन्वय या बजटिंग। तो याद रखिए प्रबंधन का सार समन्वय है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का कितने प्रतिशत भाग व्यय करते हैं? ऑप्शन है 35%, 75%, 50% या 90%। उच्च स्तरीय प्रबंधन नियोजन पर अपने समय का जो भाग व्यय करते हैं वह है 35%। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक प्रयास में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने वाली विस्तार विधियां क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है मल्टीमीडिया, सर्वजन विधि, विशाल विधि, बहुउद्देश्य विधि। एक प्रयास में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने वाली विस्तार विधि सर्वजन विधि कहलाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वैश्विक और स्थानीय स्तरों पर नई चुनौतियां पेश करना क्या है? ऑप्शन है विकास, संचार, वृद्धि, बृहद आर्थिक। वैश्विक और स्थानीय स्तरों पर नई चुनौतियां पेश करना विकास कहलाता है। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास। अगला प्रश्न है, समूह जीवन का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन दिए गए हैं एकता का एहसास, सामान्य उद्देश्य, हम का एहसास या ऊपर के सभी। समूह जीवन का निर्धारण एकता का एहसास, सामान्य उद्देश्य, हम का एहसास, यह सभी करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में ग्राम विकास कार्यक्रम की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? ऑप्शन है कार्यक्रमों हेतु संसाधनों का अभाव, प्रभावी निगरानी एवं कार्यान्वयन की, खराब तरह से नियोजन या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा भारत में ग्राम विकास कार्यक्रम की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण है प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जनसंचार की पारंपरिक विधा क्या है? ऑप्शन है समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट। जनसंचार की पारंपरिक विधा समाचार पत्र है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव एवं भौतिक संसाधनों को बेहतर जीवन गुणवत्ता के लिए सक्रिय किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आय सृजन, प्रकृति में शिक्षा, सृजन हेतु परिवर्तन या जीवन शैली। विकास एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव एवं भौतिक संसाधनों को बेहतर जीवन गुणवत्ता के लिए सक्रिय किया जाता है। किसके लिए? आय सृजन के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से वाह परिवर्तन में क्या सम्मिलित होता है? ऑप्शन है वृद्धि में परिवर्तन,
स्थान परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन, प्रबंधकीय परिवर्तन। तो याद रखिएगा स्थान परिवर्तन से ही क्या है, बाह्य परिवर्तन शामिल है, या बाह्य परिवर्तन में स्थान परिवर्तन शामिल है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रबंधन, प्रबंध या मैनेजमेंट शब्द का प्रादुर्भाव किस इटालियन शब्द से हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं मैनेजमेंट, कम्युनिस, मैनेज या डायरेक्शन। तो याद रखिएगा प्रबंध या मैनेजमेंट शब्द का जो प्रादुर्भाव है वह मैनेजमेंट शब्द से ही हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध गतिशील होता है। ऑप्शन दिए गए हैं यह उद्देश्यपरक है, यह विषयगत या लोचदार होता है, यह लक्ष्य केंद्रित होता है, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा प्रबंधन जो प्रबंध है वह गतिशील होता है, विषयगत और लोचदार होता है इसी के साथ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रबंध एक कला है क्योंकि। ऑप्शन है यह रचनात्मक कौशलों की मांग करता है, यह वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करता है, यह लोगों से सुदृढ़ संपर्क रखता है, यह अपने सिद्धांतों का पर्यवेक्षण करती है। तो याद रखिए प्रबंध एक कला है क्योंकि यह रचनात्मक कौशलों की मांग करती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहला है मानचित्र, भाषा, कैलकुलेशन या स्कीम। तो 4 इसके ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें 1 और 4, 1, 2 और 3, 1, 2 और 1, 2, 3, 4। प्रश्न में कहा गया है लेव-वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा सांस्कृतिक उपकरण की उदाहरण है जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। तो जिसमें मानचित्र, भाषा और कैलकुलेशन ये तीनों ही हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेहतर एथलीट्स शारीरिक क्षमताओं, नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती हैं वे किस अवधि के लक्षण हैं। ऑप्शन है शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन या किशोरावस्था। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं मनोवैज्ञानिक कारकों से, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, विद्यालय से संबंधित कारकों से या अध्यापक संबंधित कारकों से। तो एक ऑप्शन 1 और 2 सही हैं, 1, 2 और 3 सही हैं, या 1, 2, 3, 4 चारों सही हैं। प्रश्न में अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है पूछा गया है। मनोवैज्ञानिक कारकों से भी, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से भी, विद्यालय संबंधित कारकों से, अध्यापक संबंधित कारकों से, इन चारों से ही प्रभावित होता है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 चारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी क्या है। ऑप्शन है आवश्यक है, हानिकारक है, कोई संबंध नहीं है या महत्वपूर्ण है। तो अधिगम की प्रक्रिया में शर्मिंदगी, अधिगम यानी कि सीखना, तो सीखने की प्रक्रिया में शर्मिंदगी क्या है, हानिकारक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन है सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। प्रश्न में कहा गया है विकास का सिद्धांत है तो सभी की विकास दर समान नहीं होती है। यह विकास का सिद्धांत है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। प्रश्न का राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर
आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। ऑप्शन है सिर से पैर तथा शरीर के छोरों के मध्य की, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से छोरों की, पैर से सिर तथा शरीर के छोरों से मध्य की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से छोरों की ओर। तो बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से छोरों की ओर होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मैक्ड्यूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग कौन सा है। ऑप्शन है भय, आश्चर्य, घृणा या भूख। याद रखिएगा, मैक्ड्यूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग है आश्चर्य। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन है कॉलेसनिक, स्कैनर, पियाजे या हरलॉक। तो प्रश्न में कहा गया है विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार है। तो वह है हरलॉक। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरलॉक। अगला प्रश्न है, बाल विकास का सही क्रम क्या है। ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या इनमें से कोई नहीं। बाल विकास का जो सही क्रम है वह बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो जो बाल विकास है उसमें व्यक्ति पहले बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, फिर प्रौढ़ावस्था में आएगा। तो यही सही क्रम होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कैसा परिवर्तन है। ऑप्शन है गुणात्मक, गणनात्मक, रचनात्मक या नकारात्मक। तो विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन है बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, स्वाधीनता। तो प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। तो वह है स्वाधीनता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वाधीनता। अगर हम बात करें बाल अपराध, कमजोर को डराने वाला और भगोड़ापन, तो ये सभी भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना होता है। ऑप्शन है 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द या 10 शब्द। तो दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का जो शब्द भंडार होता है वह होता है 100 शब्द। प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। तो याद रखिए, शर्म तथा गर्व जैसी भावनाओं का विकास बाल्यावस्था में होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। साथ ही आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आपको अथर्व एकेडमी पर मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस मिल जाएंगी। तो आपको बस अथर्व क्लासेस पर ही आपको अथर्व एकेडमी की लिंक मिल जाएगी, जिस पर जाकर आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस देखना है। साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है, जिससे आपको सभी पीडीएफ और सभी वीडियो की जानकारी वहां से आपको मिल जाएगी। तो जल्दी हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।